हेलो फ्रेंड्स। सो yesterday हमने लास्ट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम किया था और उसके बाद किया था उस पर एक बेस्ड एक करोलरी जिसमें हमने प्रूव किया था कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है, इंटीरियर ऑपोजिट से हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। इंटीरियर यानी कि उसके एडजेसेंट वाला जो इंटीरियर एंगल है वो उसके ऑपोजिट का एंगल, ये and ये are always congruent. This we had studied last. Today we move on to converse of cyclic quadrilateral theorem. So जाहिर सी बात है converse है, मतलब इसमें क्या दिया रहेगा आपको कि इसमें ऑलरेडी दिया है कि the opposite angles are supplementary. आपको क्या प्रूव करना है कि the such a quadrilateral will be cyclic, यानी कि in short all those 4 points will be concentric, will lie on the same circle. ए बी सी डी उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमको दिख रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो बट हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, हमको प्रूव करना है कि दीज 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ये क्या करना है हम लोग को, ये हमारा टू प्रूव है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक इनडायरेक्ट प्रूफ से करेंगे, where we say कि the points are not concyclic, मतलब कि this quadrilateral is not cyclic, is non-cyclic। ओके, तो आपको गिवन में ये दिया हुआ है कि जी this angle plus this angle is 180 डिग्री, या this plus this कुछ भी एक एनी पेयर आप ले लो तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 180 होता है। सो दैट इज योर गिवन कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD is 180 degrees. ओके, ये आपका गिवन है। सो मैंने क्या बोला, प्रूफ में हम लोग बिगिन करेंगे कि सपोज ये अगर मैं डायग्राम ऐसा बना सच दैट ए बी सी ये तीनों है और डी जो है वो फोर्थ वाला सर्कल पे नहीं है, तो क्या होता है जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव करना है, मतलब आपको बताना है कि एक सर्कल वो चारों पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। अभी हमको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ना एक सर्कल पास होता है कभी भी, हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। नॉन कोलिनियर क्या होता है, विच डू नॉट लाई इन अ सेम लाइन। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक क्या होगा, सर्कल पास होगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसका हम लोग परपेंडिकुलर, ये अभी जैसे कि ये एक सेगमेंट, अगर मैं सेगमेंट को जोड़ दूं और ये सेगमेंट को जोड़ दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा और उससे मुझे जो पॉइंट प्लॉट होगा उसको सेंटर लेके मैं बनाऊंगी जब सर्कल, तो वो ऑटोमेटिकली तीनों पॉइंट से पास होगा। बट ये 4 पॉइंट्स के लिए ट्रू नहीं होता है, तो हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए ये कर सकते हैं। इसके लिए ये बोलते हैं कि अ सर्कल पासेस, पहले ये फैक्ट लिख दो कि a circle passes through 3 non-collinear points, 3 non-collinear points हमेशा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इससे सर्कल पास हो रहा है, ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास होता है। कैसे, ये देखो 3 पॉइंट्स आपने अगर बना दिया तो आपको क्या बनाना है, फिर ये सेगमेंट का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन का, एंड उसको सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा वो तीनों पॉइंट से पास होगा। तो जैसे कि इधर मोर देन हाफ लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर याद हो तो क्या करते हैं हम लोग, मोर देन हाफ लेते हैं, आर्क कट करते हैं, इधर भी उतना ही डिस्टेंस लेके पहले वाले आर्क्स को कट करते हैं और फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फिर ये वाले के लिए, दूसरे सेगमेंट के लिए अगेन इधर मोर देन हाफ लेते हैं, आर्क कट करते हैं, फिर इस पे रख के वापस पहले वाले को कट करते हैं और ये जोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन जहां मीट हुई ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। और अभी आप यहाँ पे राउंडर का टिप रख के पॉइंटेड एंड कंपास का, यहाँ पे आप इधर से इतना डिस्टेंस लो, इधर से इतना लो या इधर से इतना, सब सेम ही होगा क्योंकि हमने बनाया ही है ना उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस from all the 3 end points of those segments will be equal। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इसको रेडियस लोगे ना तो ये एक सर्कल पास होगा। क्लियर है? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास होता है, दैट इज अ फैक्ट।
सो आपको प्रॉब्लम किस चीज की है, खाली कि आपको वो चौथा पॉइंट का बताना है कि चौथा पॉइंट भी उसी सर्कल पे लाई करेगा. ओके, सो अ सर्कल passes through 3 non-collinear points. So therefore सपोज करते हैं, तो ABC से एक सर्कल जा रहा है, हो गया. आपको प्रूव करना है कि D भी उसी सर्कल पे है. सपोज पॉइंट D इज नॉट ऑन द सर्कल passing through points A, B and C. सपोज वो D इस पे नहीं है सर्कल पे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि D इज इन द एक्सटीरियर. इंटीरियर भी लिख सकती हूँ या एक्सटीरियर भी, कोई एक केस प्रूव करूंगी तो सेकंड वाले को हम लिखेंगे सिमिलरली. ठीक है, D को हमने क्या लिया, एक्सटीरियर में. D इज इन द एक्सटीरियर of the circle. Okay, D is in the exterior of the circle. So इसके लिए अगर D exterior में है तो ये AD सर्कल को कहीं तो कट करता होगा. So let AD cut the circle in E. AD cut the circle in point E. तो जो जहाँ पे आप ये जोड़ दोगे ना, तो दिस पॉइंट इधर इसको आप दे दो E एंड CE को ज्वाइन कर लो. Join CE. तो ये आपका इन में कंस्ट्रक्शन भी हो गया एंड आपका सपोजिशन भी, जो आपको जो अज्यूम करना था आपने कर लिया कि वो D पॉइंट है ना, वो बाहर है, सर्कल के बाहर है, और एक दूसरा पॉइंट है जो सर्कल पे है E. क्योंकि वो अगर एक सर्कल पास होता है तो ये सेगमेंट कहीं तो कट करता होगा ना सर्कल को, तो उस पॉइंट को हमने E लिया. तो नेचुरली अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCE क्या हो गया, साइक्लिक हो गया. Therefore, quadrilateral ABCE is cyclic according to what we have drawn and assumed, right? So therefore क्या हो जाएगा, इसमें जो opposite angles है वो क्या हो जाएंगे. अच्छा, इधर और एक चीज करना था, join CD. क्या करना था, join CE and CD दोनों को join करना था ताकि ये triangle complete हो ना, मैं भूल गई थी. Okay. सो अभी हम क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं. तो क्या बोल रही थी मैं कि ऑपोजिट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर BAE, और BAE को मैं पूरा नाम क्या लिख सकती हूँ, BAD भी लिख सकती हूँ, राइट. तो BAE लिखा मैंने, प्लस BCE इज 180 डिग्री, राइट. पूरा नाम नहीं लिखना है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आप बता रहे हो ना, वही मेन आपको एक्चुअली आगे यूज होगा, तो आप उतना ही लिखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कि BAE प्लस BCE इज 180 डिग्री. इसका रीजन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जो अभी हमने पढ़ा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. ठीक है, मैं BAE को क्या लिख सकती हूँ, मैंने बोला फुल भी लिख सकती हूँ, एंगल BAD लिख सकती हूँ, प्लस एंगल BCE इज 180 डिग्री. ये हो गया. ठीक है, पहले मैंने BAE के बदले वो पूरा नाम लिखा BAD. अभी हमको गिवन में क्या दिया था, गिवन में दिया था कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री. ये क्या था हमारा गिवन, मतलब ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ. देयरफॉर BAD प्लस एंगल BCE, क्यों इक्वेट, क्योंकि समझा ना ये दोनों RHS इक्वल हो गए 180 डिग्री ईच. तो BAD प्लस BCE इज इक्वल टू BAD प्लस BCD. तो इसमें BAD सेम एंगल हो गया, हटा दो. देयरफॉर आपको क्या आ रहा है, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BCD, राइट. अभी BCE और BCD को देखो, BCE एंड BCD, तो क्या देख रहे हैं हम उन दोनों में, अगर आपको ये दिख रहा है, ये एंगल BCD, ये ऐसा एंगल है, दिस इज द एंगल BCD, राइट. एंड उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है विच इज E, एंड दिस इज एंगल BCE. सो इज इट पॉसिबल कि एक एंगल के इंटीरियर में एक जो पॉइंट है, दैट एंगल कैन बी बिगर देन द एक्सटीरियर वाला एंगल? इट इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज BCE तो छोटा होगा ना, ये तो छोटा हो गया क्योंकि E उसके इंटीरियर में है बड़े वाले एंगल के. एंगल BCD बड़ा है,
उसके अंदर एक पॉइंट है जो जिससे हमने एक दूसरा एंगल बनाया है, तो वो एंगल जाहिर है छोटा होगा, तो देयरफॉर इसमें हम लोग लिखेंगे बट हमने बोला इक्वल आ रहा है हमको, लेकिन एक्चुअली में पॉसिबल है क्या? नहीं है, उल्टा क्या है कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BCE। एंगल BCD क्या है? बड़ा है किससे? BCE से। क्यों? क्योंकि सिंस पॉइंट E is in the interior of angle BCD, क्योंकि जो पॉइंट E है वो किधर है? BCD के इंटीरियर में आता है, इंटीरियर वाले एरिया में। इसके लिए BCE छोटा होगा और BCD क्या होगा? बड़ा होगा। इसके लिए हमारा जो अजम्पशन है कि क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट D is not on the circle is wrong, and therefore quadrilateral ABCD is cyclic because point D will also lie on the circle। अच्छा, ये तो सिर्फ एक्सटीरियर का बोला हमने, बिकॉज हमने इधर एक्सटीरियर में ले लिया ना डी को, डी इंटीरियर में भी हो सकता था, मतलब ट्राई करने के लिए, तो इस वो पार्ट हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस फॉर टेकिंग डी इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो वो भी क्या आएगा? गलत आएगा। एंड तभी आप क्या बोलोगे, कंक्लूड करोगे कि पॉइंट डी ना इंटीरियर में हो सकता है ना एक्सटीरियर में हो सकता है। पॉइंट डी को किस पे होना पड़ेगा? सर्कल पे। और एबीसी सर्कल पे, वो तो हमने पहले ही बोला, क्यों? क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है। तो चौथा पॉइंट डी का हमने प्रूव किया कि ना वो इंटीरियर में हो सकता है ना वो एक्सटीरियर में, hence it will also lie on the circle and therefore quadrilateral ABCD is cyclic। समझा ना? इसके बाद सिर्फ रिटर्न का क्या काम है, एक बार ये लिखा, उसके बाद में बोलोगे therefore our assumption is wrong, therefore point D does not lie in the exterior। Okay, and similarly we can prove that point D does not lie in the interior of the circle। ये आप लिखोगे स्टेटमेंट में, and therefore points A, B, C, D are concyclic, therefore quadrilateral ABCD is cyclic। ये रिटर्न का पार्ट है after this। Okay, so next is कि अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट्स है which make 2 angles on the same side of the line such that these 2 angles are congruent। ये था A, B, C, D। ऐसे 2 points on a line which subtend equal angles on the same side of the line, ऐसे में क्या होता है कि these 4 points become concyclic। क्या होता है? they become concyclic, मतलब ये ABCD will be a cyclic quadrilateral। यहाँ पे हमने सर्कल बनाया नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ ये पॉइंट ये है कि अगर सर्कल, अगर we want to construct then there will be one single circle passing through all the 4 points। ठीक है, तो ये काफी सिमिलर है टू द थ्योरम दैट वी जस्ट डिड, एंड ये कन्वर्स है थ्योरम का इन अ वे जो बोलता है कि द एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। जब हम लोग बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट आर्क्स कि अगर ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, या 2 अलग अलग सर्कल में लेते हैं चलो कि ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या बोला है कि ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने पढ़ा है। Angles inscribed in congruent arcs are congruent। congruent arcs बोलो या सेम आर्क बोलो, मतलब एक ही सर्कल में एक ये आर्क है, एक मैंने ऐसा एंगल बनाया और एक मैंने ऐसा एंगल, ये किया है ना हमने ऐसा डायग्राम पहले भी, कि इसका भी एंड पॉइंट AC है और इसका भी एंड पॉइंट AC है, तो ये ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, क्योंकि सेम आर्क है। तो इसका भी मेजर, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, तो इसका भी मेजर हाफ ऑफ AC होगा, इसका भी मेजर हाफ ऑफ AC होगा, एंड इसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अभी इसका उल्टा है कि आपको दिया है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आपको बताना है कि कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मतलब कि इनके सामने वाला आर्क एक ही होगा, और अगर आर्क एक ही होगा तो आर्क ये एक ही सर्कल का पार्ट है ना, मतलब बात तो वही हुई कि वो कौन साइक्लिक होगा। ठीक है, तो अगेन ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? अभी जैसे हमने किया था इनडायरेक्ट प्रूफ, वैसे ही करेंगे। हम लोग लेंगे कि सपोज नहीं है चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास होता है, ये तो फैक्ट है, तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे। चौथे पॉइंट को एक बार इंटीरियर में लेंगे, एक बार एक्सटीरियर में लेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या लेंगे, ये सेम सर्कल, इसको सेम में एक बार मैं एक्सटीरियर में लेती हूँ। सपोज
पॉइंट डी, चौथा पॉइंट बोल रही हूँ इसके लिए, इज आउटसाइड द सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए है, बी है, ये सी है और डी आपका इधर है। तो जहां पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वो हम लोग क्या ले लेंगे, ई, एंड लाइन या सेगमेंट एडी इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ई। ठीक है, हमने क्या लिया कि सपोज डी नहीं है, सर्कल पे नहीं है, डी बाहर है, डी बाहर है तो वो कहीं तो सर्कल को कट करता होगा ना, लेकिन अगर सर्कल को कट करता, क्योंकि एबीसी से तो एक ही सर्कल पास होता है। हाँ, वो सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है क्या, कि वन सर्कल पासेस थ्रू, वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, क्या बोला मैंने, वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके लिए एबीसी से पास होता है, वो हो गया हमारा। हमने क्या लिया कि सपोज ये चौथा पॉइंट बाहर है सर्कल के, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला कि जहां पे वो सर्कल को कट करता होगा, जो बाकी तीनों से तो गुजरने वाला था ना सर्कल, तो ये पॉइंट को हमने ई ले लिया। ठीक है, और हम लोग ये क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, किसको, बीई को, ज्वाइन बीई। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या गिवन में दिया हुआ था, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में दिया हुआ था। Which are those angles? Angle ADB, congruent to angle ACB, ये क्या था, given, right? ADB congruent to ACB, and ये सर्कल के हिसाब से, अभी हमारे ये सर्कल के हिसाब से क्या आना चाहिए, AEB, ये देखो ये एक ही आर्क है ना सामने AB, अभी इसी को एंड पॉइंट लेके, ए और बी को एंड पॉइंट लेके और दो एंगल बन रहे हैं ना, एक हो गया AEB, ADB तो क्योंकि गिवन था इसके लिए लिया, अदरवाइज वो तो दिख रहा है कि नहीं है, बट हमने वो गिवन एज अ गिवन लिया। तो हमको AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, AEB, और इसी AB के सामने और इस साइड ACB, तो एंगल AEB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। इसका रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, जो हमारा थियरम भी है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। क्यों बताया नहीं, तो डायरेक्ट ही है, क्योंकि अगर जब आर्क सेम होता है तो सामने वाले एंगल का मेजर कैसे लेते हैं हम लोग, कि दिस इज हाफ ऑफ दिस आर्क, राइट, एंड दैट इज व्हाई, एंड दिस आल्सो एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क, एंड दैट इज व्हाई वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के सामने का आर्क सेम है, एंड पॉइंट्स उसके नाम में भी सेम ही आएगा। AEB के सामने कौन सा आर्क है, AB, ACB के सामने कौन सा आर्क है, AB, तो एक ही आर्क है ना, तो इसके लिए दोनों का मेजर क्या होगा, सेम, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ACB तो एक साइड आ गया, दोनों मतलब RHS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर हमको क्या आएगा, देयरफॉर आएगा कि एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEB फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये हम लोग को मिला फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है, फ्रॉम 1 and 2। तो अभी देखो ADB को देखो और AEB को देखो, AEB और ADB, वापस क्या हो रहा है, ADB और AEB में क्या रिलेशन है, तो अगर AEB में देखूं ना, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल देखो आप, ये AEB क्या है, ये ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आप बोलोगे एंगल AEB is an exterior angle for triangle, ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है डॉटेड लाइन से जो है, BED, फॉर ट्राइंगल BED। आपको ये मैं अलग से इतना पीस ऐसा बना के दिखाती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ये ऐसा एक ट्राइंगल है, इसमें इधर ये B है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट D है, ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, बराबर है। तो इसी लाइन को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि ये आगे A बनता है,
तो ये जो एंगल हो गया वो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना ये ट्राइंगल के लिए। हमने कल ही पढ़ा था ना कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब आप एक साइड को एक्सटेंड करोगे तो वो जो दूसरे साइड के साथ एंगल बनाता है, ये साइड को एक्सटेंड किया, जो दूसरे साइड के साथ एंगल बनाता है ट्राइंगल के बाहर, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी के दो एंगल्स को क्या बोलते हैं ट्राइंगल के, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। और वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल से छोटे होते हैं। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंड रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है कि ये दोनों को ऐड करके आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिलता है, वो होता है आपका रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, ये मैं रब कर देती हूँ। तो अभी आपको समझा ना कि ये जो एंगल है, एंगल AEB, ये दिस एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल BED, एंड देयरफॉर वो एंगल क्या होगा, एंगल AEB क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, ये वाले रिमोट इंटीरियर से, यानी कि एंगल ADB से। और हमने क्या बोला था कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट आया, हमको वो कॉन्ग्रुएंट आया क्योंकि हमने अजम्पशन ऐसा लिया, बट एक्चुअली में वो क्या होना चाहिए, बड़ा। एंड देयरफॉर आवर अजम्पशन इज व्हाट, रॉन्ग। एंड देयरफॉर द फोर्थ पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द सर्कल। समझा आपको, लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर द फोर्थ पॉइंट डज नॉट लाई इन द एक्सटीरियर, बाहर नहीं लाई करता है। फिर इंटीरियर का भी आप प्रूव करो या तो सिमिलरली लिखो, अभी डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो मैं इसे बता के रखती हूँ आपको कि इंटीरियर के लिए भी हम कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे। कैसा डायग्राम आएगा आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ, बाकी सोल्यूशन सेम रहेगा। इसी तरह से आप लिखोगे, पॉइंट एक अभी अंदर लोगे, डायग्राम में बता रही हूँ तो आपको ये सेम चीज वापस आएगी, है ना, नेम्स थोड़े बदलेंगे खाली। वापस से आप बोलोगे कि एक गिवन दिया हुआ है और आपके सर्कल की तरफ से दूसरा आएगा, एंड इसके लिए वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल बनता रहेगा, और इसलिए आप बोलोगे कि देयरफॉर पॉइंट D डज नॉट लाई इन द इंटीरियर, एंड एक्सटीरियर में भी नहीं है, इंटीरियर में भी नहीं है, तो कहाँ बचा, ऑन द सर्कल, एंड हेंस इट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, जो प्रूव करना था। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये डायग्राम बता देती हूँ। तो जैसे अभी ये सेम ही बना हो गया, खाली इस बार आप क्या लोगे, D को बाहर के बदले D को किधर लोगे, अंदर लोगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट D, ये क्या हो गया आपका पॉइंट D, और वो C तो उधर ही है क्योंकि हमने क्या बोला, 3 पॉइंट्स कोलिनियर से सर्कल जाएगा, चौथे पॉइंट की बात हो रही है खाली, बराबर है। तो ये तो सेम ही ऐसा ही बनाओगे आप। अभी इस बार आप क्या करोगे, AD को एक्सटेंड करोगे, AD को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे टू मीट द सर्कल इन E, एंड बाद में आप ये BE को ज्वाइन कर लोगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमको ऐसा ही बनाना है ना वापस। तो अभी इस बार हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AEB congruent to ACB। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। अभी तक ये पता हो जाना चाहिए कि जब आर्क सेम होता है, एंड पॉइंट्स AB, तो एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आप बोलोगे एंगल AEB congruent to एंगल ACB, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। बट गिवन में क्या दिया था, गिवन में दिया था ADB congruent to ACB, ये दिया था, राइट, ये गिवन था। तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 आपको आएगा, देयरफॉर दिस एंगल congruent to दिस एंगल आएगा वापस। तो सेम हो गया कि नहीं, यही चीज इधर भी आपको ये एंगल congruent to ये आ गया था ना, उसी तरह से इधर भी आपको ये congruent to ये, लेकिन ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल के लिए सेम, तो मतलब लेटर्स भी सेम ही आएंगे एक्चुअली, हाँ लेटर्स भी सारे सेम ही आएंगे। तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल, एंड देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये इक्वल नहीं हो सकता, ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। और इसका रीजन क्या है बड़ा होने का, ये मैं लिखना इधर भूल गई थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि एक्सटीरियर एंगल अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। So वो हो गया, and therefore our assumption is wrong. Therefore point D does not lie in the interior, and hence point D lies on the circle, and therefore points A, B, C, D are concyclic. क्योंकि हमने एक्सटीरियर वाला भी रॉन्ग प्रूफ किया, इंटीरियर वाला भी रॉन्ग प्रूफ किया, तो ऑन द सर्कल। तो अभी हम सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पेज 70 पर पहला सॉल्व एग्जाम्पल,
आपको दिया है कि इन दिस ट्राइंगल कॉर्ड LM एंड LN आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है और एंगल L का मेजर दिया है। आपको फाइंड करना है आर्क MN का मेजर और आर्क LN का मेजर, ये दोनों फाइंड करना है। कौन सा? फाइंड मेजर ऑफ आर्क MN एंड सेकेंड है मेजर ऑफ आर्क LN। ओके, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको एक एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा है वो एंगल? L। क्या है वो? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इसका मेजर विल बी हाफ ऑफ उसके सामने वाला आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क या सबटेंडेड आर्क, ठीक है। तो MN का क्या हो जाएगा? ये आधा, यानी MN का ये आधा होगा, यानी कि MN इसका क्या होगा? डबल, राइट। तो हम लोग MN को वैसे फाइंड कर सकते हैं कि मेजर एंगल MLN इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क सामने वाला। ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था, राइट, कि क्या बोलता है वो कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। और इंटरसेप्टेड क्या होता है? वो एंड पॉइंट सेम होता है, इंटरसेप्टेड बोलो सबटेंडेड बोलो जो भी, तो हाफ ऑफ आर्क MN। और इसका रीजन क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, सो विच इज एंगल MLN कितना है? MLN 35 डिग्री। MLN is nothing but L, angle L, right? That is the angle which is half of measure arc MN। तो ये हाफ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। Therefore measure arc MN कितना हो जाएगा? 2 into 35 डिग्री which is nothing but 70 degrees। क्लियर है ये? MN तो डायरेक्ट ऐसे ही मिल गया 70 डिग्रीज। तो जब आपको MN मिल गया 70 डिग्रीज, तो अभी आपको क्या करना है? सर्कल का बाकी का माइनस करके आपको रिमेनिंग आर्क का मेजर मिल जाएगा। कैसे? कि जो आर्क MN है, मेजर आर्क MN प्लस बाकी का कौन सा आर्क है MN के अलावा? ये पूरा आर्क MLN दिख रहा है, आर्क MLN। सो आर्क MN है प्लस मेजर आर्क MLN है, ये दोनों मिला के कितने होना चाहिए? 360 डिग्री। मेजर ऑफ अ सर्कल, ये तो पूरा सर्कल बन गया ना, क्योंकि क्लियर है। तो ये आपको अभी पता है कितना है? 70 डिग्री। ये आपको नहीं पता है तो ये आप ऐसे ही लिखोगे, मेजर आर्क MLN इज 360। देयरफॉर आपको मेजर आर्क MLN कितना मिल जाएगा? 360 माइनस ये इधर आएगा तो 70 माइनस होगा, सो विच इज हाउ मच? 290 डिग्रीज। ठीक है, ये हमने बचे हुए सर्कल का मेजर फाइंड किया, पर हमको क्या फाइंड करना है? LN। तो अब हम अपने दूसरे गिवन की तरफ आएंगे। क्या दिया था? कि द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसी तरह से इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स, मतलब वो कॉर्ड जो आर्क्स बना रहे हैं, अगेन एंड पॉइंट सेम होगा वो कॉर्ड का और वो आर्क का, तो यू कैन आइडेंटिफाई, तो वो आर्क्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो गिवन में क्या दिया था? कॉर्ड LM कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड LN and therefore arc LM is congruent to arc LN। इसका रीजन क्या है? रीजन अभी आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, क्योंकि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप इसका रीजन लिखोगे आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है? उनके मेजर्स क्या बोले मैंने? इक्वल होते हैं। देयरफॉर measure of arc LM is equal to measure of arc LN हो जाएगा, बराबर। अब ये LM और LN ये दोनों मिलाकर ही MLN बनते हैं ना। ये देखो MLN, ये किसका बना हुआ है? एक LM का और एक LN का, बराबर है। और उसका तो हमको मेजर मालूम है 290। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों का मेजर कितना आएगा? ये वाले का हाफ हो जाएगा। एंड देयरफॉर आपको समझा ना, अगर मैं बोल रही हूँ कि दो चीज इक्वल है, एक बड़ी चीज है पूरी बड़ी चीज, और ये पार्ट इक्वल है,
तो ये पूरे बड़े का हाफ हो जाएगा ना, द रिस्पेक्टिव पार्ट्स। तो उसी तरह से ये लॉजिक है कि MLN का एक मेजर है, आपने बोला कि ये जो दो है ना उसमें वो इक्वल है, वो जिस दो पार्ट का बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों पूरे MLN के हाफ हो जाएंगे। एंड देयरफॉर मेजर आर्क LN कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क MLN। ठीक है, एंड आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो विच इज हाफ ऑफ 290, विच इज जिसका कितना आएगा 145 डिग्रीज इज योर आंसर फॉर L। समझा आपको? सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल है ये पेज 71 पे। So, इसमें आपको दिया गया है दो कॉर्ड्स है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट T, एंड दो एंगल्स जो है उसके मेजर दिए हुए, एंगल PSR का मेजर दिया है 24 डिग्री एंड एंगल STQ का मेजर दिया है 58 डिग्रीज। आपको पहले तो फाइंड करना है मेजर आर्क SQ एंड उसके बाद दो और चीज वेरीफाई करनी है एंड वो प्रॉपर्टी लिखनी है। तो हम एक एक करके ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट, सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट आपको कौन सा फाइंड करना है, मेजर आर्क SQ, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो SQ आर्क फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, SQ के सामने आपको कोई एंगल दिख रहा है, एनी एंगल, एनी इंस्क्राइब्ड एंगल, तो यस SQ कौन से एंगल के सामने है, वैसे पीछे जाने का, वही SQ एंड पॉइंट्स लेके ऐसे पीछे जाओ, कहीं अगर कोई एंगल बन रहा है तो एंगल SPQ बन रहा है, तो यानी कि जो SPQ का मेजर होगा, SPQ का क्या मेजर क्या होगा, इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट। यानी कि अगर इसका मेजर मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा। तो SPQ को कोई तरीके से मिल सकता है क्या, ये वाला एंगल का मेजर, ये वाला एंगल के लिए देखो ये एंगल क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल, तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। व्हाई, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एक ट्राइंगल में जब कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया बिकॉज ये इसी साइड को एक्सटेंड करके बनाया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल विल बी व्हाट, दिस प्लस दिस, राइट। ये दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू योर एक्सटीरियर एंगल। सो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन ट्राइंगल SPT angle STQ is what? Is an exterior angle and therefore क्या होना चाहिए, angle STQ will be what? Angle SPQ plus angle PSR. This is remote interior angle theorem. क्या है ये, remote interior angle theorem. एंगल STQ ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू बाजू वाले को छोड़कर उस ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स, तो बाकी का ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एंगल PS, आप T बोलो या R बोलो, एंगल वही बनता है, तो इसके लिए मैंने लिखा है PSR, और ये दूसरा एंगल SPT बोलो या SPQ बोलो, एंगल तो यही बनता है P वाला, तो मैंने वो पूरा एंगल का नाम लिखा है इसके लिए। तो दिस विल बी व्हाट, एंगल SPQ, वो आप तो ढूंढ रहे हो, एंगल STQ कितना दिया हुआ है, 58 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल SPQ आप ढूंढ रहे हो, प्लस एंगल PSR कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल SPQ कितना हो गया, 58 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस 58 माइनस 24 डिग्रीज विच इज नथिंग बट 34 डिग्रीज। क्लियर है ये? तो एंगल SPQ का मुझे मेजर मिल गया 34 डिग्रीज। अगर एंगल SPQ का मिल गया, देखो मेजर आर्क SQ कितना हो जाएगा, मेजर आर्क SQ विल बी, एक्चुअली मेजर आर्क इट विल बी ट्वाइस। अगर आपको डायरेक्ट वैसे नहीं लिखना है तो आप एंगल के तरीके से ही लिखो, हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं ना, तो एक्चुअली मेजर एंगल SPQ कितना रहेगा, इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क, व्हाट, SPQ will be half of measure of arc, intercepted arc उसका, या subtended arc which is arc SQ, है ना। इसका रीजन क्या है, inscribed angle theorem, right? So SPQ का measure तो आपको already मिल गया है which is what, 34 degrees. So half of measure arc SQ, तो
तो ये मेजर आर्क एस क्यू इधर ही रख के हम हाफ इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2, देयरफॉर आपको आएगा मेजर आर्क एस क्यू इज नथिंग बट हाउ मच 2 into 34 that is 68 degrees. So this is your part 1. पार्ट 2 के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने एस क्यू फाइंड कर लिया, तो जिस तरह से एस क्यू फाइंड किया पार्ट 2 में वो यूज होने वाला है। और एक क्या यूज होने वाला है, पी आर। तो हम अभी पी आर भी फाइंड करके रखेंगे, मेजर आर पी आर कितना होगा। तो उसके लिए 24 डिग्री ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, पी आर के सामने एंगल कौन सा है, पी एस आर। Therefore, PSR कितना रहेगा, PSR will be half of measure arc PR. This is also what inscribed angle theorem. So PSR आपको दिया हुआ था 24 degrees. So half of measure arc PR. Therefore, measure arc PR is how much? ये इधर half इधर गया तो into 2, 24 2s will be 48 degrees. ठीक है, तो आपको पी आर का भी मेजर मिल गया है, आपको एस क्यू का भी मेजर फर्स्ट पार्ट में मिला। अभी हम ये करके देखेंगे बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं, कि एस टी क्यू इन दोनों के मेजर का आधा आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे इसके लिए, विच इज हाफ ऑफ मेजर आर्क जो आपको दिया गया है ना वो आप ऐड करोगे, मेजर आर्क पी आर प्लस मेजर आर्क एस क्यू। तो ये करके कितना आएगा, तो हाफ ऑफ पी आर कितना हमने ढूंढा 48 डिग्रीज प्लस मेजर आर्क एस क्यू फर्स्ट पार्ट में ढूंढा था 68 डिग्रीज, सो विच इज हाफ ऑफ 8 8 16 6 1 116 डिग्रीज, बराबर है। ये अभी हम लोग समझ में आया ना, ये हम लोग ने आरएचएस लिया और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको ये एलएचएस का मेजर आना चाहिए और देयरफॉर आप बोलोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हाफ ऑफ दिस ये कितना आ गया, 2 5s are 10, 1 6 2 8s are 16, 58 डिग्रीज। और ये 58 डिग्रीज ही तो एस टी क्यू का मेजर है ना, ये तो दिया हुआ ही था, विच इज इक्वल टू एस टी क्यू। देयरफॉर हेंस आप लिख सकते हो वेरीफाइड। वो आप वापस लिख देना, ये स्टेटमेंट आप इधर लिख देना कि देयरफॉर एस टी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर प्लस हाफ ऑफ एस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी थर्ड में सेम चीज प्रूव करने बोला है फॉर एनी मेजर ऑफ एस टी क्यू। तो जब फॉर एनी मेजर ऑफ एस टी क्यू बोला है ना, तो इधर हमने कैसा फिगर्स लेके किया, तो आपको फिगर्स लेके नहीं करना है, हमको डायरेक्ट एस टी क्यू का कैसे आना चाहिए आइडियली वो हम लोग ऐड करके जनरल लाएंगे। जैसे ये कैसा जनरल था बट इसमें आपको ये मेजर्स हमारे पास थे करके हम उसको वेरीफाई कर पाए, वैसे ही आपको एस टी क्यू का ये बताना है कि ये एक्चुअली में ये कोई भी मेजर हो यही आंसर आएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग ने क्या ये पहले एस टी क्यू का बताया था कि वो एक एक्सटीरियर एंगल है ना, ये ट्राइंगल के लिए। तो वैसे ही हम लोग कुछ यूज करेंगे थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए कि एंगल एस टी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल एस पी क्यू, दिस एंगल एस पी क्यू, टी बोलने के बदले मैं पूरा नाम बोल रही हूँ, प्लस दिस एंगल एंगल पी एस आर, दिस इज व्हाट रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, एंड रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल का एक आगे का स्टेप है, रिमोट इंटीरियर एंगल है वही है बट एक आगे का स्टेप। तो दिस इज योर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने बाजू वाले एडजेसेंट एंगल इंटीरियर एंगल को छोड़कर बाकी के दो एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल के। तो ये एस पी क्यू प्लस पी एस आर आ गया। अभी एस पी क्यू के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना हाफ ऑफ मेजर आर्क एस क्यू। अभी मुझे मेजरमेंट नहीं डालना है, मुझे जनरल एज अ रूल लिखना है ना, तो मैं जो आएगा तो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो मैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करके लिखूंगी कि एस पी क्यू का मेजर कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ एस क्यू, और पी एस आर का मेजर कितना चाहिए, आना चाहिए हाफ ऑफ मेजर आर्क पी आर। ये क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंड इसके लिए हाफ क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आएगा मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर। हेंस ये हो गया आपका प्रूफ। क्योंकि सेकेंड जो थर्ड वाला जो पार्ट था ना उसमें क्या आपको बताना था पता है, सेकेंड में आपने ऑलरेडी ये वेरीफाई कर लिया, बट सेकेंड में आपने वेरीफाई कैसे किया, क्योंकि आपको कुछ फिगर्स दिए हुए थे तो वो डालकर आपने वेरीफाई किया कि हाँ अरे हाँ दिस प्लस दिस ये 58 डिग्रीज आता है तो ये राइट है।
थर्ड में आपको मेजरमेंट्स नहीं डालने, आपको इन जनरल प्रूव करना है कि हमेशा ये एंगल का मेजर विल बी वो दोनों आर्क्स का एडिशन, हाफ ऑफ देयर द एडिशन, द सम, हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू आर्क्स। ये आपको प्रूव करना था, इसलिए आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिया, वो दोनों के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से जो आर्क आएंगे वो मेजर लिखा एंड हेंस आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी फोर्थ इसमें आपको इसी चीज को प्रॉपर्टी में लिखना है। तो देखो क्या हो रहा है, दो कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं अंदर और उनके बीच का एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल का मेजरमेंट क्या आ रहा है, वो दो कॉर्ड्स जो आर्क कट कर रहे हैं ना, मतलब जो एंगल कट कर रहे हैं उनके एंगल के सामने वाला आर्क यानी इंटरसेप्टेड आर्क, ये वाला भी और उसके ऑपोजिट साइड वाला भी, है ना। ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है, वो दो कॉर्ड्स के कटने से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है, बराबर है, दिस एंड दिस। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क प्लस इसके ऑपोजिट के एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क भी। तो अभी इसको वर्ड्स में मैं बता रही हूँ, आप लिखोगे क्या कि when two chords intersect in the interior of the circle, ये दो chords है, two chords intersect in the interior of the circle, the angle formed between them, ये दो chords के बीच का एंगल है ना, ये एंगल आप बोलो या ये बोलो, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल हो जाएगा। So the angle made between them is equal to half the sum of its intercepted arc and the intercepted arc of the opposite angle। दो आर्क्स के एडिशन से बनता है, दोनों दो कौन से वो दो है, एक तो जो ये एंगल के सामने होगा उसका इंटरसेप्टेड, और ये एंगल के ऑपोजिट के एंगल का भी इंटरसेप्टेड है आर्क, ये दोनों के एडिशन के हाफ का मेजर होगा उस एंगल का। किस एंगल का, वो दो कॉर्ड्स ने जो कट हुआ ना उनके बीच का एंगल का। तो ये साइड एंगल के लिए भी ट्रू है, ये साइड एंगल लोगे PTS तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ PS प्लस RQ, ये साइड का सेम ही हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो आप एक एक की बात कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कि जब दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच का एंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ इसका इंटरसेप्टेड आर्क एंड इसके ऑपोजिट एंगल का भी इंटरसेप्टेड आर्क। समझा? सो ये इंग्लिश में वापस एक बार मैं बोलती हूँ कि when two chords intersect in the interior of the circle, the angle formed between them is equal to half of the sum of its intercepted arc and the intercepted arc of the opposite angle। ये opposite angle का भी intercepted arc। So this is the last one for the day। एक्चुअली इसके पहले वाला और ये वाला they were both properties of chords intersecting inside the circle, और ये था outside the circle, ये वाला है outside the circle। तो पहले वाले में हमने क्या देखा अभी कि जो दो chords intersect करते हैं अंदर सर्कल के, तो उनके बीच के एंगल का मेजर होता है हाफ ऑफ दिस आर्क प्लस इसके ऑपोजिट के एंगल का भी इंटरसेप्टेड आर्क, दिस प्लस दिस आर्क, जब chords अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। अब उसी तरह हम पढ़ रहे हैं जब बाहर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दो आर्क्स के डिफरेंस का उसका मेजर होता है, कि यानी कि एंगल AEC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, वो बड़ा वाला यानी कि AC माइनस मेजर आर्क BD। तो अभी AEC किससे बना हुआ है, दो कॉर्ड से जो बाहर मिल रहे हैं, एक कॉर्ड हो गया AE, एक कॉर्ड हो गया CE। ठीक है, अभी इसका मेजर जो है दिस एंगल का मेजर विल बी बड़ा वाले का मेजर हाफ ऑफ बड़ा वाले का मेजर माइनस दिस छोटे वाला आर्क का मेजर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। एक था इनसाइड द सर्कल पहले वाला और ये वाला है आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको ये आपका टू प्रूव है, आपका कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, जो कि क्या है कि जॉइन B to C, ये आपका सेंटर है वो, तो आपने B और C को ज्वाइन कर लिया।
तो मोरलेस हम लोग सब में वही यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक ट्राइंगल बनता है तो आप आइडेंटिफाई करो उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देन वही यूज करो टू प्रूव। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन किया बीसी को। अभी हमारा प्रूफ, तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, तो कुछ चीजें आपको पहले बात तो दी हुई है कि वो बाहर मीट कर रहा है, वो आपको दिया हुआ है। आपको हमेशा हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करते हैं या एक्सटीरियर एंगल लाइक आई जस्ट सेड, तो वही यूज करके हमको ये यहाँ तक पहुंचना है AEC तक। तो ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल BEC दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल BEC कैन यू सी दिस, सो व्हिच इज एन एक्सटीरियर एंगल, इसमें एंगल ABC, एंगल ABC इज एन एक्सटीरियर एंगल, राइट। ये ट्राइंगल जो बन रहा है फॉर ट्राइंगल BEC आई कैन राइट एंगल ABC इज एन एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल ABC का मेजर, चलो बताओ, अभी हमने इतने बार किया है, एंगल ABC विल बी इक्वल टू, कितने बार बोला मैंने कि बाजू वाले को छोड़कर, ABC ये एक्सटीरियर है, इसके बाजू वाला जो ट्राइंगल के अंदर है उसको छोड़ दो, तो ट्राइंगल में बाकी के दो एंगल्स बचते हैं ना, उनको लो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एक हो गया एंगल BCE प्लस एक हो गया एंगल CEB। ठीक है, CEB को मैं क्या लिख सकती हूँ, CEB को मैं पूरा नाम लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, ये AEC लिख सकती हूँ ना, CEB के बदले CEA, जिसको मैं AEC लिख सकती हूँ। तो क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअली उससे ही काम है ना, इसके लिए वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका रीजन है A', B', E तीनों एक ही लाइन पे है इसके लिए। और इसका क्या रीजन था, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जो अभी तक हमने बहुत बार किया है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। एंड रिमोट इंटीरियर क्या होता है, उस एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाले को छोड़कर ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स। ठीक है, सो दैट इज हमको क्या आ गया कि ABC का मेजर आ गया एंगल BCE प्लस एंगल AEC। तो बिकॉज आपको AEC के बारे में चाहिए, आप AEC को हटा के साइड में रख दो, तो एंगल AEC कितना हो जाएगा, एंगल ABC इधर ही है, इसको अलग ही रखा है मैंने, इसको इधर शिफ्ट किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल BCE। ठीक है, अभी ये पार्ट हमको मिल गया, LHS जो लाना था, अभी हमको RHS डेवलप करना है इससे। तो आप देखो कि ABC के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, तो मैं एंगल ABC के लिए क्या लिख सकती हूँ, ABC का मेजर कितना होगा, हाफ ऑफ उसका इंटरसेप्टेड आर्क, तो एंगल ABC का इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, AC, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क AC लिखा मैंने, किसके बदले, ABC के बदले। और उसी तरह BCE देखो, BCE, अभी BCE आप बोलोगे इंस्क्राइब्ड है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, वो भले E तक एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन आपका वर्टेक्स तो C पे ही है ना, और वो एंगल को कट, सर्कल को कट किस में कर रहा है, पॉइंट D में भी और पॉइंट B में, यानी 2 पॉइंट्स में। तो आपका BCE तो सिर्फ आगे बोलने तक के लिए है, अदरवाइज ये कौन सा एंगल है, BCD। तो BCD एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो उसका मेजर कितना होगा, BCD विल बी हाफ ऑफ आर्क BD। तो मैं BCE के लिए क्या लिखूंगी, हाफ ऑफ मेजर आर्क BD। ये आपको समझा ना मैंने क्या बोला, वो नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो ये BCE को आप पहले ही BCD लिख दो अगर कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज ये सोचो और समझो कि BCD, ओके, C वर्टेक्स पे है, ये एंगल B और D 2 पॉइंट में काट रहा है सर्कल को, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इस पे भी अप्लाई होगा, BCD विल बी हाफ ऑफ उसके सामने वाला आर्क BD, राइट। तो ये हमको आ गया, तो दोनों में हाफ क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आपको क्या आएगा, मेजर आर्क AC माइनस मेजर आर्क BD। हेंस प्रूव, आपको यही प्रूव करना था ना कि एंगल AEC, यानी कि दो कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट होते हैं सर्कल के बाहर, जब दो कॉर्ड्स सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो दो कॉर्ड्स के बीच का एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू कॉर्ड्स। जब अंदर थे तो क्या था, वो इट वाज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू आर्क्स जो उसने कट किया ना सामने सामने, उसका सम, और जब बाहर होते हैं तो हाफ ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू आर्क्स जो उसने कट किया
सर्कल पे 2 जगह कट किया तो वो 2 का सब्ट्रैक्शन का आधा, हेंस 2। सो दिस इज आपको आगे यूज हो सकता है ये एज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, इन जो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। इसके बाद हम अभी एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन गुड बाय।